ओम शांति। जुलाई 2022 के ज्ञानामृत से यह लेख है। टाइटल का नाम है कागजी ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक समझ व चरित्र की संपन्नता भी जरूरी है। ब्रह्मा कुमार नरेश मुजफ्फरनगर से हैं। वे कहते हैं कि एक बड़ी कंपनी में सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए जा रहे थे। उम्मीदवारों को एक बड़े कक्ष में बैठाने के बाद एक एक करके इंटरव्यू कक्ष में भेजा जा रहा था। इंटरव्यू के बाद उन्हें दूसरी तरफ बने हुए एक कमरे में बैठाया जा रहा था जब तक कि सभी के इंटरव्यू पूरे हो न जाए। इंटरव्यू ले रहे थे कंपनी के एक मैनेजर। पहले तो उम्मीदवार को सामने बैठा करके एकटक 1-2 मिनट निहारते और फिर उसका मोबाइल चेक करके कि उसने कैसे मैसेज भेजे व प्राप्त किए हैं। कुछ तो मैनेजर की एकटक निगाहों का सामना ही नहीं कर पा रहे थे, आंखें नीचे कर लेते थे, कुछ इधर उधर देखने लगते थे। एक ही उम्मीदवार ऐसा था जो निगाहें चुराने की बजाय मैनेजर को देख हल्का सा मुस्कुरा पड़ा था। किसी भी उम्मीदवार की प्रमाण पत्र की फाइल नहीं देखी जा रही थी, न ही उनसे कोई सवाल पूछा जा रहा था। अंत में जिस उम्मीदवार का चयन किया गया उसके प्रमाण पत्र तो साधारण ही थे। उसके मोबाइल में व्हाट्सएप भी नहीं था। प्रतिदिन की मोबाइल कॉल भी गिनी चुनी थी। कोई भी कॉल 1 मिनट से ज़्यादा की नहीं थी, अर्थात उसने दूसरों से सार में बातें की थी। भेजे गए व प्राप्त किए गए एसएमएस भी अच्छे उद्देश्य के थे। ऐसे चयन पर जब सवाल उठाए गए तो मैनेजर ने कहा कि योग्यता प्रमाण पत्र तो अयोग्य युवा भी भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त कर लेते हैं। इंटरव्यू में बड़ी सफाई से वे अच्छे उत्तर भी दे देते हैं, परंतु उनकी मनस्थिति व चरित्र तो उनकी आंखों से और मोबाइल में भरी सूचनाओं से सामने आता है। कंपनी को प्रमाण पत्रधारी की नहीं बल्कि चरित्रवान व निष्ठावान सेल्स मैनेजर की जरूरत है, जो हमें मिल गया है। कंपनियों को अब समझ में आने लगा है कि शिक्षा व कागजी ज्ञान के साथ साथ कर्मचारियों में आध्यात्मिक समझ व चरित्र की संपन्नता भी जरूरी है। अमेरिकी धर्मशास्त्री ट्रायन एडवर्ड्स के अनुसार अगर आप किसी चीज़ को संपूर्ण रूप से जानते हैं तो उसके बारे में दूसरों को जरूर बताएं। ज्ञान को अपने पास संजो कर रखना सरासर गलत है। ये बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। शिक्षा का सही अर्थ यही है। आज के समय में आम आदमी दूसरे से ज्ञान इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह अपने सीमित ज्ञान को अभिमानवश श्रेष्ठ समझता है और कुछ नया सुनने समझने का न तो उसमें धैर्य है न ही एकाग्र बुद्धि। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार मुश्किल से हो पाता है क्योंकि लक्षित व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यताओं, शूद्र व्याख्यानों, अंध परंपराओं से इतर कुछ भी स्वीकारना ही नहीं चाहता। उसकी हठ धर्मिता उसके आत्मिक विकास में स्वनिर्मित अवरोध है। आज के उदासीन, विकारग्रस्त व विषाद अवसादग्रस्त जन समुदाय के कल्याण हेतु ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो सेवाएं चल रही है वे ट्रायन के 150 साल पुराने मत की पुष्टि ही करती है। राजयोग की शिक्षा एक सार्वभौमिक आवश्यकता है जिससे निज अस्तित्व के मूल स्वरूप का अनुभव होता है, क्योंकि इस शिक्षा का उद्गम स्वयं परमात्मा से है।
रॉबर्ट जी इंगरसोल के अनुसार यह 1000 गुना बेहतर होगा कि आपके पास शिक्षा न हो परंतु कॉमन सेंस या व्यवहारिक बुद्धि जरूर हो, बजाय इसके कि आप शिक्षित तो है परंतु आपके पास कॉमन सेंस नहीं है। शिक्षा कोई याद करने या रट लेने की बात नहीं है। ऐसी शिक्षा जीवन में काम नहीं आती। राजयोग की शिक्षा सभी धर्म वालों के लिए है, जो उनको अपने आदि मौलिक आत्मिक धर्म की पहचान कराती है। एक बार सुप्रसिद्ध गांधीवादी नेता व शिक्षक आचार्य जीवतराम भगवान दास कृपलानी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उनके पास जो अन्य यात्री बैठे थे वे आचार्य कृपलानी को नहीं जानते थे। बातों ही बातों में एक यात्री ने कृपलानी जी से पूछा, आप किस जाति के हैं? कृपलानी ने कहा, मैं तो कई जातियों का हूँ। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और उस यात्री ने पूछा, वह कैसे? कृपलानी ने मुस्कुरा कर कहा, जब मैं सुबह अपना जूता साफ करता हूँ तब शूद्र हो जाता हूँ, महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता हूँ तो ब्राह्मण हो जाता हूँ, वेतन का हिसाब करता हूँ तो बनिया हो जाता हूँ। अब आप ही बताइए मेरी क्या जाति है? यह सुनकर वह यात्री लज्जित हो गया। दादा लेखराज को सामने रखकर स्वयं शिव परमात्मा ने आदर्श शिक्षक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने ज्ञान मुरली सुनाते हुए बच्चों के प्रति हमेशा नैनों के नूर, माया जीत, कल्प कल्प के विजयी, बाप की आशाओं के दीपक, विश्व परिवर्तक जैसे श्रेष्ठ वाक्य उच्चारे। यही कारण है कि निराकार शिव की ज्ञान पालना और साकार ब्रह्मा की कर्म पालना लेने वाले अति साधारण बच्चों ने भी असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए यज्ञ को बुलंदियों पर पहुंचाया। चूंकि यह परिस्थितियों से भरा कलयुग है, अंत लौकिक समाज में स्कूली बच्चे किसी न किसी द्वंद्व में है। स्कूल में शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे बच्चों को पहचान कर उनके मन को टटोले और भावनात्मक पालना भी करे। शिक्षक का अपने एक एक छात्र के प्रति नजरिया है। इसका हर एक छात्र की प्रगति पर परोक्ष असर पड़ता है। यदि शिक्षक कुछ छात्रों को कमजोर, अल्पबुद्धि या नाकाबिल के भाव से देखता है तो वे छात्र उन्नति नहीं कर पाएंगे और इसका सूक्ष्म दोष निमित्त शिक्षक पर आएगा। एक प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 की शिक्षिका की आदत थी कि वह क्लास में आते ही आई लव यू ऑल बोला करती थी, परंतु वह जानती थी कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि ये शब्द सबसे पीछे की बेंच पर सिर झुकाए बैठे मैले कुचैले वस्त्रों में जो राजू के लिए नहीं थे। शिक्षिका को राजू से नफरत थी, क्योंकि वह खोया खोया सा और उदास रहता था। सबसे ज़्यादा डांट फटकार खाकर भी वह सुधरता नहीं था। दूसरे बच्चे भी उसके पास बैठना नहीं चाहते थे और उसका मजाक उड़ाते रहते थे। शिक्षिका सबके सामने उसकी आलोचना करती रहती थी। पहले सेमेस्टर की समाप्ति पर शिक्षिका ने राजू के रिपोर्ट कार्ड में ज़्यादा ही नकारात्मक टिप्पणी लिख दी। रिपोर्ट कार्ड प्रधानाध्यापिका के पास भेजे गए। उन्होंने रिपोर्ट देखी तो क्लास टीचर को बुलाकर कहा, मिस, आपने रिपोर्ट में सब कुछ नकारात्मक लिखा है। इससे तो राजू के अभिभावक उससे बिल्कुल निराश हो जाएंगे।
शिक्षिका ने कहा, माफ़ करे, वह है ही ऐसा। अगले दिन जब शिक्षिका टीचर्स रूम में आई तो देखा कि प्रधानाध्यापिका ने उसकी टेबल पर राजू की पिछले वर्षों की रिपोर्ट्स रखवा दी थी। शिक्षिका ने कक्षा की 3 की रिपोर्ट खोली तो देखकर हैरान हुई कि वह क्लास में प्रथम आया था। रिपोर्ट में लिखा था कि राजू बेहद संवेदनशील, सभ्य और होनहार छात्र है। कक्षा 4 की रिपोर्ट में लिखा था, इसके मन पर अपनी माँ की बीमारी का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसका मन अब पढ़ाई से हट रहा है। माँ कैंसर की अंतिम स्टेज में है और राजू का ध्यान घर में कोई नहीं रख रहा है। उसी रिपोर्ट में कुछ समय बाद एक लाइन जोड़ी गई थी, राजू की माँ की मृत्यु हो गई है। यह होनहार छात्र सदमे में है। इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। शिक्षिका ने कांपते हाथों से राजू की पुरानी रिपोर्ट्स बंद की। उसके आंसू रोके नहीं रुके रहे थे। उस दिन पढ़ाते हुए रोज की तरह शिक्षिका ने राजू पर सवाल दागा और राजू सिर झुकाकर खड़ा रहा। जब रोज की तरह उसके कानों में शिक्षिका की डांट फटकार और सहपाठियों की हंसी की आवाज़ नहीं पड़ी तो उसने सहमते हुए सिर उठाकर शिक्षिका की ओर देखा। शिक्षिका ने मुस्कुराकर उसे प्यार से अपने पास बुलाया और सवाल का जवाब बताकर दोहराने के लिए कहा। राजू चुप रहा। जब शिक्षिका ने लगातार 3 बार उसे जवाब बताकर आग्रहपूर्वक दोहराने को कहा तो अत्यंत राजू ने जवाब दोहरा दिया। अब शिक्षिका ने खुश होकर तालियां बजाई। यह देख पूरी क्लास ने भी तालियां बजाई। धीरे धीरे राजू गुमनाम अंधेरे से बाहर आता गया। साल पूरा होने पर राजू ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। जिस दिन दूसरे स्कूल में जाने के लिए छात्रों का विदाई समारोह था, उस दिन सभी बच्चे शिक्षिका के लिए सुंदर उपहार लेकर आए। राजू भी अखबार में लपेटकर छोटा सा उपहार लाया। शिक्षिका ने उन उपहारों में से सबसे पहले राजू का उपहार खोला तो उसमें आधी बच्ची इत्र की शीशी थी और हाथ में पहनने वाला एक पुराना कंगन था जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। शिक्षिका ने इत्र अपने कपड़ों पर छिड़क लिया। राजू यह देखकर शिक्षिका के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ पल बाद वह धीरे से बोला, आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। साल पर साल बीतते गए और वह शिक्षिका रिटायर हो गई। एक दिन उसे शादी का एक निमंत्रण पत्र मिला जिसमें भेजने वाले का नाम था डॉक्टर राजू। साथ में हवाई यात्रा के आने जाने के 2 टिकट इस आग्रह के साथ संलग्न थे कि मेरा शादी समारोह आपके आने के बाद ही शुरू होगा। शिक्षिका ने उसी इत्र का प्रयोग किया और वही पुराना कंगन पहनकर रवाना हो गई। शादी के स्थल पर कार्यक्रम शिक्षिका की प्रतीक्षा में रुका हुआ था। उसके वहां पहुंचते ही राजू ने चरण स्पर्श किए और माइक पर कहा, दोस्तों, मैंने वादा किया था कि माँ से मिलाऊंगा। मेरी माँ आ गई है। आज समाज में राजू तो अनेक है परंतु उन्हें माँ नहीं मिलती। अच्छा, ओम शांति। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।